नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हुआ हूँ। और आज की इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग जानने वाले हैं सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस को लेकर। क्यों चर्चा करेंगे? उसके पीछे कुछ वजह होगी। वजह ये है, जो कंपनी में ये देखने को मिला, जो रिजल्ट अपडेट हुआ, रिजल्ट के बाद की एक्सपेक्टेशन देखेंगे तो कंपनी में जो ट्रेंडिंग वे था उसमें एक लंबी गिरावट दर्ज करो। कब के लिए? एक केवल एक दिन की चार्ट की यदि हम बात करें, वैसे इससे पहले मार्केट में ऑलमोस्ट क्या था, एक सस्टेन कर रही थी, लेकिन मार्केट में थोड़ा सा इसमें गिरावट, और पिछले 5 दिन की ट्रेडिंग सेशन की यदि बात किया जाए उसमें एक लंबी गिरावट का क्या मिला, संकेत मिला। फिर चढ़ती हुई भी नजर आई थी कंपनी की परफॉर्मेंस लेवल पे। तो क्या क्या एक्सपेक्टेशन के साथ इसका रिजल्ट आया, कंपनी क्या करती है, क्या नहीं करती है, इस बिजनेस से इनके पास कितने पैसे आते हैं जी, उन सभी एस्पेक्ट की तरफ आज हम चर्चा करेंगे। जो वेबसाइट्स पे कहती है कि फेल सेफ टेक्नोलॉजी इन द रेलवे सिस्टम को लेकर के, चाहे मोस्ट सोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्रियल बिजनेस को लेकर के, साथ में इसकी चीज इम्पैक्ट सिस्टम इन द पावर इंडस्ट्रीज को लेकर के, अर्थात ये हैवी मशीन से लेकर के जो है इलेक्ट्रिकल हैवी मशीन है वहाँ से लेकर के बड़ी बड़ी चीज़ें पर कामकाज करती है। साथ में इसको लेकर के और एक्सपेक्टेशन की बात करती है। कहती है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल जो सॉल्यूशंस लिमिटेड है, इज एन इंजीनियरिंग कंपनी है जिसका हेड ऑफिस मुंबई की बात करती है। कंपनी इन द लीडरशिप इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री एंड ऑफर एंड द इम्प्रेसिव एंड द डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ द प्रोडक्ट की बात करती है। इसमें ढेर सारा प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल बात किया जाए, इक्विपमेंट्स की बात किया जाए, कैटरिंग टू द मेराइट्स नीड्स एरियाज को लेकर देखा जाए, मतलब सिंपल शब्दों में समझा जाए तो कंपनी एक इंडस्ट्रियल्स के लिए पावर सेक्टर के इक्विपमेंट बनाने वाली, जिसका इंडस्ट्रियल्स पावर और रेलवे के लिए कामकाज है। और ये कंपनी कहती है कि इनके पास करीब ग्लोबल 38 मार्केट है। इसके अलावा की बात किया जाए तो कहती है 4 मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन इन इंडिया में है। 41 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका कंपनी के पास, और 1500 से ज़्यादा कंपनी में एम्प्लॉय है। ये कुछ एस्पेक्ट था कंपनी को लेकर के। इन्हीं एस्पेक्टों की तरफ यदि हम मार्केट को देखें तो हमारे सामने ये दिखता है, जो कंपनी का मार्केट कैप 1,18,000 करोड़ की से ज़्यादा का कहता है। जिस मार्केट कैप, बड़ी मार्केट कैप की कंपनी का बुक वैल्यू केवल 23 रुपये का, इंट्रिंसिक वैल्यू काफ़ी बेटर है जो कि 140 रुपये के आसपास की निकल के आती है। जबकि हायर और लोअर की बात किया तो करीब करीब 900 से उम्मीद था जो टच करती, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला। हायर टू लोअर की बात किया जाए तो 360 के आसपास पहुंची थी। आर और आर बोथ आर द एट्रैक्टिव एंड द ग्रोथेबल पॉइंट एज पर द डेटाबेस। जबकि कंपनी में इस सेक्टर की बाकी कंपनियों के कंपैरिजन विद द, जो इस दुकान पे जो भीड़ लगी है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो कि 132x का भीड़ कहता है इनकी अर्निंग पर शेयर के बेसिस को। जहाँ पे कंपनी के नॉर्मल देखा जाए तो यहाँ पे क्या थी, ओवर वेटेज है। तो क्या लगता है, ओवर वेटेज के पीछे 2 कारण हो सकती है। पहला कारण, एक तो क्वालिटीज अच्छी है जिसकी वजह से मार्केट की डिमांड है। दूसरी, आज भी वो सस्ती रेट में मिल रही है तब मार्केट की डिमांड है। तो क्या लगती है इसका एक्सपेक्टेशन के साथ, जहां प्रमोटर करीब 58% की होल्डिंग होल्ड करती है, और यदि करंट रेशियो के माप देखें तो 1.73 का, और डेट टू इक्विटी के बारे में देखा जाए तो बिल्कुल ही फ्री के कगार पे बनी हुई है। डिविडेंड भी कंपनी पे आउट कर चुकी है। इन सभी एस्पेक्टों के पीछे हम क्या जानेंगे, एक तो सबसे बड़ी चीज होती है रिस्क, चाहे वो बिजनेस को लेकर को, स्टॉक को लेकर के, या कुछ और एक्सपेक्टेशन को लेकर के हो। इसीलिए हम रिस्क टू रिकंसलेशन करेंगे। रिकंसलेशन के टाइप में हमारे पास पहले डेटा निकल के आती है जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल टू टेक्निकल ट्रेंड की बात, जहां पे बैलेंस शीट, पीएल एंड द मार्केट की टेंडेटिव और मार्केट की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग देखा जाता है। अब चलिए चर्चा करते हुए समझने की प्रयास करते हैं इसको पहली नज़र में रिजल्ट को। कंपनी ने अपनी रिजल्ट अपडेट किया सेकेंड क्वार्टर 2 का,
Q2 में कंपनी ने कहा कि हमारा YoY सेल्स का ग्रोथ करीब 21% की आंकड़ा टच करती है। इसके अलावा EBITDA की बात किया जाए तो इन सब में 5% से रिस्पेक्टिवली 9% तक की गिरावट दर्ज करती है कंपेरिजन विद द सितंबर टू सितंबर की डेटा की बात करें। जून की डेटा की बात करें तो जून की डेटा काफ़ी ज़्यादा बेटर रहा है, उसके अकॉर्डिंग तो ज़्यादा गिरावट के संकेत देखने को मिली है। नियर अबाउट कह सकते हैं कि उतना के आसपास ही रहा है जितना कि सितंबर और जून की आंकड़ा निकलती है। अब सवाल आता है इसको लेकर के जो चार्ट ग्राफ के बेसिस पे इसको लेकर क्या क्या एक्सपेक्टेशंस, क्या क्या ग्रोथ लेवल की बात करती नज़र आती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ट्रेंडिंग व्यू कहता है जो लगातार यहाँ से उछलती कूदती ऊपर निकलती नजर आती है। सेल्स को लेकर के प्रॉफिट भी नियरली सस्टेन करने के लायक बनी है, जबकि बीच बीच में बड़ा ज़्यादा प्रॉफिट बनाई थी। उसके पीछे एक वजह था जो कंपनी के पास दिसंबर क्वार्टर में, मैं दिसंबर क्वार्टर को देखूं तो शायद ऐसा देखने को नज़र नहीं आती है। कुछ क्वार्टर में इनके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आती है, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा देखती है। यदि केवल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो 10 से लेकर के 15% तक की क्या बनाती है, एक रेजिस्टेंस सपोर्ट के साथ कामकाज करती नज़र आती है। लास्ट 12 महीने के डेटा को देखें तो ये कह सकते हैं जो कंपनी में जो ग्रोथ लेवल था वो लगातार क्या कर रही है, अपनी ऊंची पैदान पे चलने के क्रम में है। जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नियरली 12 से 15% के आसपास होती है। नेट प्रॉफिट भी करीब करीब 1500 करोड़ के आसपास की आंकड़ा के आसपास टच करने के आसार पे चलती नज़र आ रही है। लास्ट 12 महीने की डेटा, जिसमें 6 महीने का डेटा करंट ईयर का शामिल है। जहाँ पे केवल करंट ईयर को डेटा को देखें तो कह सकते हैं करीब करीब इसमें भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस लेवल क्रिएट किया है, अर्थात करीब करीब 600 करोड़ से ज़्यादा, सॉरी 461 करोड़ के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी बुक किया है। अब आती है एक्सपेक्टेशन को लेकर के, जो भाई डिमांड कितनी है और डिमांड के बेसिस पे जो रिस्क फैक्टर है वो क्या दर्शाती है। दोस्तों रिस्क फैक्टर के लिए हम एक रेशियोज को देखते हैं और रेशियोज के पार्ट में निकल के आती है जो कंपनी के पास उस लेवल पे कोई रिस्क नहीं है, अर्थात 2 महीने के अंदर की बात करती है। आखिर 2 महीने तो हो गया, लेकिन क्या वो परसेंटेज कितनी दर्शाती है, इसके लिए हम उन पन्नों को खोलें जिसका नाम है बैलेंस शीट की उन पन्नों, जिस करंट खास करके ट्रेड रिसेबल की बात। यहाँ पे कंपनी ने ट्रेड रिसेबल को लेकर कोई अपडेट वैसे नहीं दिया है। यदि हम उसके बैलेंस शीट की तरफ चलेंगे तो कुछ अंदाज़ा मिल जाएगा। हम चलने की प्रयास करेंगे जो कंपनी ने अपडेट किया होगा अपनी आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग के थ्रू। क्या कहती है इसको लेकर प्रेस रिलीज जारी किया था, उसमें कंपनी ने अपडेट दिया था यदि बैलेंस शीट की फिगर होगी तो शायद हम एक आम की तरह समझने के प्रयास करेंगे। अब कंपनी अपनी रिवेन्यू सोर्स को लेकर के क्लियरली दिखाती है जो हमारा सेल्स YoY और QoQ डेटा बेसिस पे, ये दोनों, ये एक निवेशक के तौर पे मुझे लगता है कि समझना आसान है, जहाँ पे YoY ग्रोथ, QoQ की ग्रोथ और H1HO की ग्रोथ, इन तीनों ग्रोथों को दर्शाती है, जहाँ पे इनके पास कुछ चीज़ें लगातार इंक्रीज करती है और Q और Q की इनके पास पिटती नजर आती है। इसके अलावा यदि बैलेंस शीट फिगर को देखें, सेगमेंट वाइज की बात करें, जहाँ पे सेगमेंट वाइज में इंडस्ट्रियल सिस्टम के अंदर इनका ये रेश था, पावर सिस्टम के अंदर भी लगातार ग्रो किया। अब ये समझना जरूरी है कि आखिर सबसे ज़्यादा किस सेक्टर से इनके पास परफॉर्मेंस निकल के आती है। यहाँ पे देखा गया कि चाहे पावर सेक्टर की इंडस्ट्रियल सिस्टम की बात किया जाए, इसके अलावा पावर सेक्टर में थोड़ा सा परफॉर्मेंस कम है कंपेरिजन टू सेल्स को लेकर के, लेकिन सबसे बेटर परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो कंसोलिडेटेड डेटा दोनों को मिला करके बनाया है, वो बेटर परफॉर्मेंस की बात करती है, चाहे वो H1 की डेटा बात किया जाए या Q1 या फिर YoY की डेटा की बात किया जाए। हमें इनका प्रेजेंटेशन काफ़ी बेटर लगा एज पर द इन्वेस्टर को की मूड के बेसिस पे, जो समझना आसान हो जाता है कि अच्छा कंपनी अपनी ग्रोथ लेवल इस तरह से प्रेजेंट करती है, वो इनके लिए बेटर परफॉर्मेंस की बात करती है। अब सवाल आता है क्या इनमें रिस्क फैक्टर में परसेंटेज क्या कहते हैं, उस बारे में कुछ चर्चा किया नहीं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी को सेल्स को लेकर के ग्रोथ लेवल बनी है, प्रॉफिटेबिलिटी लगातार इंक्रीज करती नजर आती है, स्टॉक प्राइस भी लगातार चलने के क्रम में बढ़ती नजर आती है और
रिटर्न ऑन इक्विटी की चर्चा किया तो ये भी बेटर परफॉर्मेंस की बात कर रही है। अब एक सवाल आया कि कंपनी में निवेशक क्या है और निवेशक का इंटरेस्ट किस मूव से चलती नजर आती है। तो ये ऑब्वियसली देखा जा सकता है कि कंपनी में निवेशक का मूड जो है, प्रमोटर भी बने हुए हैं और एफआई की तादाद, डीआई की तादाद और आम पब्लिक के पास से थोड़ा सा शिफ्ट करके डीआई के पास चली जाती है, जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड लगातार बढ़ती बढ़ती कह सकते हैं कि 4.25 लाख के आसपास निवेशक यहाँ पे बने हुए हैं एज ऑन टाइम फ्रेम की बात किया जाए तो, जिसकी वजह से मार्केट एक अच्छी ऊंचाइयों पे चलने में कामयाब हासिल किया है। किसको लेकर के? स्टॉक की रिएक्शंस को लेकर। जहां तक पीयर्स की बात करेंगे तो पीयर्स में सेवेंस, एबीबी और सीजी पावर जैसी कंपनी शामिल है, जिसका मार्केट कैप काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस की बात करती है। और इतना ही नहीं, यदि कंपेयर करेंगे इसी सेक्टर की, चाहे भेल से, सुजलॉन एनर्जी से, तो सुजलॉन बाकी काफ़ी बड़ा चर्चा में हमेशा रहता है कि बड़ा मल्टी बैगर बनने वाला है, बनता हो नज़र आता भी है। लेकिन अभी भी सबसे ज़्यादा किसी कंपनी में भीड़ है तो वो है भेल के अंदर, इंटरेस्ट की बात है। दूसरे भीड़ की बात करें तो सीजी पावर की, और ये इसके अलावा बाकी कंपनियों में भी, चाहे प्रीमियम की बात करें, हिटाचिस एनर्जी की बात करें, यहाँ भी भीड़ कम नहीं है। कंपेरिजन विद द ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा इनकी आंकड़ा निकल के आती है। अब सवाल है, इसमें रिस्क टू रिवार्ड में कंपनी अपने निवेशकों को लेकर के मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस लेवल ये दर्शाती है तो क्या देती है। देखिए, आज की मैं बात करूं तो मार्केट में पूरे दिन कुछ नहीं हुआ, जैसे रिजल्ट आया मार्केट सीधे धड़ाम से गिर गया। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉफिट पसंद नहीं आया, उनको सेल पसंद आया, प्रॉफिट पसंद नहीं आया। और मार्केट रिएक्शंस कभी भी कुछ भी उल्टा पड़ सकती है। इसके अलावा कहती हैं ऑफ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट को लेकर के कंपनी ने अपडेट दिया था 21, आज की बात किया जाए तो उसमें कुछ फंड जुटाने की बात चल रही होगी। कंपनी डिविडेंड भी देती है और साल दर साल कंपनी का डिविडेंड भी रहा है 23 में, 24 में, भले ही 1 रुपया दे, 1.5 रुपया दे, ऐसा ही आंकड़ा देती है। अब सवाल है, जो क्या इनकी पीयर्स के अलावा बाकी जो एक्सपेक्टेशन के साथ कंपनी ने कामकाज किया उसका एनालिसिस पॉइंट क्या कहता है? कहता है जो डेट्स फ्री कंपनी थी, प्रॉफिट लगातार अच्छी खासी है, आरओसी अच्छी खासी परफॉर्मेंस की बात करती है, भले ही स्टॉक 33 गुना जंप करता हो, इसमें डिमेरिट की बात बिल्कुल नहीं होता है। अदर सोर्स ऑफ इनकम थोड़ा सा ज़्यादा निकल के आ जाती है इनके, इसमें कोई गलती की बात नहीं है। अब एक सवाल है, इस कंपनी ने कहा कि हम क्या करने वाले हैं, मार्जिन फॉल बोर्ड जो कि बोर्ड इज द रेज 3500 करोड़ वाया QIP के थ्रू कंपनी क्या करने वाली है, फंड रेज करेगी, जो मार्केट से उनको फंड चाहिए। लास्ट 6 महीने के डेटा बेसिस में करीब 45% के आसपास ऊंचाइयों को टच किया। लेकिन एक गोल्डन रूल को समझना जरूरी है, जो हमेशा मार्केट में सब करते रहते हैं, चलती रहती है। अक्सर कहते हैं जो, अच्छा हम क्या करें, होल्ड करें, बेचें, रखें। दोस्तों, मैं इसमें बिल्कुल ही नहीं कुछ गाइड करता हूँ। मार्केट में यदि ऐसी बातें होती, मैं सिंपल बात कहूँ तो सब के सब ना बैठे होते होल्ड करने को लेकर, या सब के सब ना बैठे होते सिचुएशन को लेकर। सबकी अपनी अपनी सिचुएशन से, सबकी अपनी अपनी परसेंटेज ऑफ रिस्क है। जहाँ पे देखा गया, एक तो FID अपनी पोजीशन लगातार बनी हुई है। जब भी जिस भी टाइम फ्रेम में कोई भी नंबर को हमने लिया, ट्रैक किया, उसके नीचे 2 तरह की लाइनें होगी, एक तो नीचे की लाइन होगी, एक ऊपर की लाइन होगी। या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। नीचे जाएगा तो क्या करना है, रिस्क बनती है, तो रिस्क कितना % ले सकते हैं, और यदि ऊपर जाता है तो एक्सपेक्टेशन कितना कर रहे हैं। इसके अंदर भी हम कर क्या, किसके लिए कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन को लेकर कर रहे हैं। इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, इसके बीच में देख रहे हैं टर्म और ग्रोथ लेवल। एक तो हम टर्म देख रहे हैं, चलो हमने 6 महीने में, 1 महीने में, 2 महीने में इतनी % मिल जाए तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो नियर अबाउट कहते हैं जो बुकिंग करना ज़रूरी है, किसको, प्रॉफिट को, तभी प्रॉफिट घर आती है। और जब नीचे की लेवल पे जाती है तो रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग मिनिमाइज ऑफ रिस्क करना ज़रूरी है, इसीलिए इसको एसएल करते हैं। तो खुद की फाइनेंशियल पोजीशंस के बेसिस पे रिस्क की कैपेसिटीज़ को लेकर के, इसकी कैपेसिटीज़ को देखा जा सकता है, तब अपने घर में पैसे आने की ज़्यादातर चांसेस बनती है। और यही अंदाज़ा और यही एक्सपेक्टेशन के साथ मार्केट चलती है।
जहाँ पे कंपनी में वॉल्यूम तगड़ी जंप होती है, वॉल्यूम लगातार अच्छी खासी आती है। और कंपेरिजिंग विद द सेगमेंट वाइज यदि बीएससी इंडस्ट्रियल को देखें, बीएससी कैपिटल गुड्स को देखें, बीएससी पावर को देखें, इनमें ये समझ में आई जो कंपनी के पास जो परफॉर्मेंस लेवल रहा लास्ट 5 सालों में 5000%, पिछले 1 साल में 100% के नियरली, 2 साल में 200%। सोचिए बैंक कभी आपको 1 साल में 100 रुपये का 100 रुपये देता है क्या? और यहाँ स्टॉक मार्केट में केवल और केवल खुद की स्टडी, सेल्फ स्टडी, मैं कहता हूँ सेल्फ स्टडी के बेसिस पे ही आपको 100 रुपये के बदले 100 रुपया मिल सकता है। बाकी कोई भी आपको 100 रुपये के बदला 100 रुपये नहीं दे सकता। इसके लिए खुद सेल्फ स्टडीज़ के साथ साथ लर्निंग ज़रूरी है। लर्निंग के साथ आपकी खुद की ज़रूरी है, पैसेंस की ज़रूरत है, तभी आप अच्छे पैसे निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप किसी के लोभ में, किसी के चक्कर में पड़ के अपनी पैसे को आप खुद ही बर्बाद कर लेते हैं, हम लोग कर लेते हैं। अब इनमें कुछ सेगमेंट वाइज की चर्चा किया जाए। सेगमेंट वाइज में देखा जाए तो कंपनी के सबसे बेटर सेगमेंट की बात करती है, और वो कब की करती है सेगमेंट वाइज में? तो इंडस्ट्रियल सिस्टम पे सबसे ज़्यादा इनके कारोबार है और इससे अच्छा खासा ग्रो लेवल बनाती है। और हमने इसको समझने का प्रयास किया, जहाँ पिछले 1 साल से लगातार इसमें ऊंचाइयों को टच करने में क्या कर रही है, कामयाबी हासिल करती नज़र आ रही है। दोस्तों, हमारे साइड से किसी भी कंपनी को लेकर के, चाहे वो सरकार की हो, प्राइवेट हो, स्टॉक, कोई भी ट्रेडिंग की बात बिल्कुल शामिल नहीं है, ना कोई एडवाइजरी की बात शामिल है कि आप स्टॉक को खरीदो, बेचो या होल्ड करो। दिस इज योर मनी, योर रिस्क, योर डिसीजंस। और यहाँ पे केवल लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से यदि वीडियो हमारी अच्छी लगती हो तो वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कुछ नई एक्सपेक्टेशन के साथ, नए स्टडी के साथ, नई कंपनी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड एंजॉय इट।